तो आप इसको आपने याद रखना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के क्या हैं? 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या है कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of masses, and it is inversely proportional to the square of distances between their centers. ये है जनाब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आगे चलते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है जनाब? कोई बंदा टाइप करके बता सकता है कि नहीं? देखें, ये मास है m1, ये कोई और मास है m2, और ये इसके सेंटर से इसके सेंटर तक ये डिस्टेंस है r। ठीक है कि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, सैफ साजिद द ग्रेट, यूर राइट ग्रेट बॉय, ये इसे अट्रैक्ट करता है बाय अ फोर्स f और ये इसे अट्रैक्ट करता है बाय अ फोर्स f। ठीक है कि नहीं? और वो फोर्स किसके बराबर है? वो है Gm1 m2 ओवर r स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? वो फोर्स क्या है बेटा? Gm1 m2 ओवर r स्क्वायर। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और यहां पर हमने एक नेगेटिव साइन लगाया था और ये नेगेटिव साइन अट्रैक्शन की वजह से था। ठीक है, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हम ऐसे क्यों नहीं कह देते कि वाई नॉट के फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ मासेस? ये स्टेटमेंट हम क्यों नहीं देते? और हम ये स्टेटमेंट क्यों देते हैं? हम ये स्टेटमेंट क्यों देते हैं जी? तो बता सकता मुझे कि नहीं? बेटा ये मुझे बता सकता है कि क्यों ऐसा है कि हम सम की स्टेटमेंट क्यों नहीं देते? इसके हवाले से मैंने आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दी थी, वैसे बोल के बता दें। मिसाल के तौर पे मैंने आपको इस तरह से बताया था कि फर्ज करें कि ये 3 kg एक बॉडी है जिसमें 3 kgs हैं, इसका ये मास है 3 kg, और ये एक और बॉडी है, इसका मास है 4 kg और ये 4 kgs है, ये 4 kgs हैं। ठीक है कि नहीं? 4 kg। अब इसमें ये बात है कि ये 1 kg, इससे जो अट्रैक्शन है उसको आप 1 यूनिट कह दें, 1 यूनिट। और फिर इस मास की इसके साथ जो अट्रैक्शन है उसको भी आप 1 यूनिट कह दें। इस मास की इसके साथ जो अट्रैक्शन है उसे भी आप 1 यूनिट कह दें। इस मास की इसके साथ जो अट्रैक्शन है उसे भी आप 1 यूनिट कह दें। उसके बाद ये वाला जो मास है, इसकी इसके साथ जो अट्रैक्शन है 1 यूनिट, इसके साथ जो अट्रैक्शन है 1 यूनिट, इसके साथ जो अट्रैक्शन है 1 यूनिट, इसके साथ जो अट्रैक्शन है वो 1 यूनिट। तो ये 4 एडिशनल यूनिट्स ये हो गए। उसके बाद आप ये चीज देखें कि ये वाला जो मास है, ये वाला जो मास है, इसकी इसके साथ अट्रैक्शन 1 यूनिट, 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 और ये कितने हो गए जनाब? 4 यूनिट्स तो ये हो। तो ये टोटल कितने बन रहे हैं? 12 यूनिट्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो 12 यूनिट्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 + 4 से कोई सेंस नहीं बना रहे, बल्कि ये F इज प्रोपोर्शनल टू 3 × 4 के साथ इनकी सेंस बनती है 12। तो इसका मतलब है मासेस का आपने प्रोडक्ट निकालना है, मासेस का प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मास के किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात जहन में रखें। अच्छा, अब उसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि जनाब एक चीज थी, उसका मुझे आप जवाब दें कि ग्रेविटॉन्स क्या होते हैं जी? ग्रेविटॉन्स क्या होते हैं? ग्रेविटॉन्स वो पार्टिकल हैं जिनकी वजह से ग्रेविटी एक्ट करती है। ये हमारा ख्याल है कि ग्रेविटॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जिनके थ्रू ग्रेविटी एक्ट करती है। यानी ये प्लेनेट अर्थ है, ये मून है, तो प्लेनेट अर्थ से ग्रेविटॉन्स निकलते हैं जो मून पे पड़ते हैं, और मून से ग्रेविटॉन्स निकलते हैं जो अर्थ पे पड़ते हैं, और यूं अट्रैक्शन हो जाती है। तो क्या हमने ग्रेविटॉन्स डिस्कवर किए हुए? नहीं जी, ग्रेविटॉन्स डिस्कवर नहीं हुए हुए। क्या किसी एक्सपेरिमेंट में इनका हल्का सा भी क्लू मिला है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बहरहाल ये हमने एज्यूम किया हुआ है कि इस तरह से ये पार्टिकल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, ग्रेविटॉन्स। ठीक है कि नहीं?
अब आप ये चीज देखें कि ग्रेविटॉन्स जो हैं वो पार्टिकल्स हैं जो यूं ऐसे इस तरह से हम हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल जब निकलकर किसी बॉडी से चारों तरफ को जाते हैं, चारों तरफ को ऐसे ऐसे बिखरते हैं, गिरते हैं चारों तरफ, यूं यूं इस तरह जाते हैं। तो आपको आपने याद है वो एक फार्मूला वेव्स में पढ़ा था, और वो फार्मूला था कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर ओवर 4πr²। याद है आपको कि नहीं? इंटेंसिटी का फार्मूला था कि इंटेंसिटी इज पावर ओवर 4πr²। एक फार्मूला था कि वेव की इंटेंसिटी जो है वो 1/r² से प्रोपोर्शनल होती है। इसी तरीके से जो वो ग्रेविटॉन्स हैं वो एट अ डिस्टेंस r उनकी कोई इंटेंसिटी होगी, और जब डिस्टेंस डबल कर देंगे, जब इस डिस्टेंस को डबल कर देंगे, अगर उनकी यहाँ इंटेंसिटी i है तो यहाँ i/4 हो जाएगी। उसकी वजह से जब ये एक बॉडी है, इसका मास m1 है, और यहाँ एक और बॉडी है उसका मास m2 है, इनके दरमियान डिस्टेंस r है और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F है। तो जब आप डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, तो इसके वो ग्रेविटॉन्स जो इसके ऊपर पड़ रहे थे उनकी इंटेंसिटी 1/4 कम हो जाती है, और इसके वो ग्रेविटॉन्स जो इसके ऊपर गिर रहे थे उनकी इंटेंसिटी 1/4 कम हो जाती है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F/4 हो जाता है। इस बात से हमें पता चला कि दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। वो क्या है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। तो ये जनाब आप इस तरह से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये ताल्लुक था। और फिर इन सारों फार्मूलों को जब हमने कंबाइन किया तो हमने पढ़ लिया कि F इज इक्वल टू -JM1M2 ओवर r² यू बन गया। नेगेटिव साइन हम अमूमन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये वाला नेगेटिव साइन हम कैलकुलेशंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये सिर्फ वहां मौजूद है। जिस तरह आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसमें हम 1.6 × 10⁻19 कूलम कहते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। ये वाला नेगेटिव तो उसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन ये वाला नेगेटिव हमने, आपको याद है, एएस में किसी भी कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं किया था। तो अब आप ये चीज देखो कि ये जो नेगेटिव साइन है ये हम लिखेंगे तो सही, ये अट्रैक्शन को सिग्निफाई करता है, मगर हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं जनाब कि मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक स्टेटमेंट दी थी। बेटा मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक फिजिसिस्ट की एक स्टेटमेंट दी थी कि जनाब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इट इज द ओल्डेस्ट फोर्स नोन टू मैनकाइंड बट इट इज द मोस्ट मिस्टीरियस फोर्स। क्यों दो बॉडीज जिनका मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। आखिर ऐसा क्या है? मैंने कहा ना, ग्रेविटॉन भी डिस्कवर नहीं हुआ। हमें नहीं पता कि मास बेस अट्रैक्शन ऐसी क्यों है, क्यों ये चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ये हमें इसके बारे में अभी सही तरह से नहीं समझ आई। इसमें 2016 में एक एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट को एक थोड़ी सी एक सक्सेस मिली जब उन्होंने ग्रेविटेशनल वेव डिस्कवर की, और वो बड़े एक्साइटेड हुए, और इतने एक्साइटेड हुए कि उन्होंने कहा जी दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम यूनिवर्स हैज स्पोकन टू अस। कि हमें पता चला है कि अच्छा मतलब एक नया एवेन्यू जो है ना नॉलेज का शायद खुले, लेकिन उसमें अभी तक मजीद कोई डिस्कवरी नहीं हुई। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद हम आगे चलते हैं, और वो हम बात करने, एक दूसरी बात है कि आपको पता है कि ये बॉडीज जो हैं एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाते हैं। अभी ये मुझसे किसी ने पूछा है कि जी कि कोई स्टूडेंट बाहर वेट कर रहा है। असल में आज मैंने इस तरह का कुछ सिस्टम किया है हमने कि वो खुद बहुत बच्चे अंदर आ सकते हैं, कोई मेरे सामने ऐसे। हाँ, फहद नुमान भी अलाउ नहीं हो रहा सर। एक मिनट है यार, ये एक मिनट है ये। अच्छा, मैं एक, मुझे सही पता नहीं, मैं एक मिनट है, जो बंदा मेरी क्लास कंडक्ट करता है मैं उसे बुला के लाता हूँ, वो मुझे बताता है कि कैसे बच्चे अलाउड होगा। के बच्चे नहीं है। अच्छा जी, अब आप लोग बेटा देखें कि आपसे मैंने ये पूछना था कि ये फोर्सेस दोनों, ये देखें, ये प्लेनेट अर्थ,
ये प्लेनेट अर्थ और ये कोई मून है या कोई और बॉडी है। अगर प्लेनेट अर्थ जो है इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है 100 न्यूटन का, तो ये भी प्लेनेट अर्थ पर एक फोर्स लगाता है 100 न्यूटन का। दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं बेटा? इक्वल फोर्स लगाते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाते हैं और एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाते हैं, मगर ये वाला फोर्स जो है ये प्लेनेट अर्थ को इतना इनफ नहीं है कि प्लेनेट अर्थ इसकी तरफ एक्सेलरेट करे, मगर इसके लिए ये बहुत ज्यादा है, ये तेजी से इसकी तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो इस तरह से है, हम प्लेनेट अर्थ की तरफ इसलिए गिरते हैं, मिसाल के तौर पर ये कोई बंदा है, ये प्लेनेट अर्थ की तरफ इसलिए गिरता है कि फर्ज करें कि इसने प्लेनेट अर्थ पे फोर्स लगाया 900 न्यूटन, जवाब में प्लेनेट अर्थ ने भी इसके ऊपर फोर्स लगाया 900 न्यूटन। अब इस बंदे का मास है 90 केजी, लेकिन प्लेनेट अर्थ का मास तो 90 केजी नहीं है, प्लेनेट अर्थ का तो मास बहुत बड़ा है। अगर मैं जीरोस डालना शुरू करूं तो आपके मैं जानबूझ के इस तरह लिखता हूं कि आपको थोड़ी सी एक फीलिंग आए कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है प्लेनेट अर्थ के मास की। ये अब आप ये चीज देखो कि इसकी जो एक्सेलरेशन है प्लेनेट अर्थ की तरफ इस तरफ को, वो है F/m का फार्मूला लगा लें आप, 900/90 kg, तो वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन प्लेनेट अर्थ की इसकी तरफ एक्सेलरेशन आप देखिए, 900 को आप डिवाइड करें इतनी बड़ी वैल्यू से, तो ये बहुत ही नेग्लिजिबल स्मॉल एक्सेलरेशन आएगी। इसका मतलब है कि नहीं एक्सेलरेट कर सकते। नहीं, ये देखें, ये एक बड़ी बॉडी है, ये एक छोटी बॉडी है। इसका मास कैपिटल एम से जो जाहिर करता हूं, इसका मास छोटे एम से। जरूरी नहीं कि मैं हर दफा M1 और M2 ही लिखूं, मुमकिन है मैं बड़ी बॉडी को कैपिटल एम से जाहिर करूं और छोटी बॉडी को छोटे उससे जाहिर करूं, तो छोटे एम से। अब आप देखें, दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगा रहे हैं, मगर ये वाली बॉडी जो है ना, ये इसकी तरफ एक्सेलरेट करेगी क्योंकि इसका मास छोटा है। उसकी इसकी तरफ एक्सेलरेशन नेग्लिजिबली स्मॉल है, उसको नहीं फर्क पड़ता, और ये इसकी तरफ एक्सेलरेट करेगी या ये है जो उसके गिर्द रोटेट करेगी। हालांकि दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये चीजें हैं जो आपने जहन में रखनी है। तो इसका मतलब है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमेशा छोटी बॉडी बड़े बॉडी की तरफ सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेट करेगी और छोटी बॉडी बड़ी बॉडी की तरफ के गिर्द रोटेट करेगी। मिसाल के तौर पर आपको पता है, ये सन, ये अर्थ है और ये मून है, तो मून अर्थ के गिर्द घूम रहा है और अर्थ जो है वो सन के गिर्द घूम रही है ऐसे करके। ठीक है कि नहीं? और सन जो है वो किसी बड़ी सेंटर ऑफ गैलेक्सी के गिर्द घूम रहा है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और हमारी जो बात शुरू होने लगी है वो हम बात करेंगे कि मुझे आप एक बात बताएं, आप कैसे कंपेयर करेंगे कि फलां प्लैनेट की अट्रैक्शन ज्यादा है और फलां प्लैनेट की अट्रैक्शन कम है। मिसाल के तौर पे ये प्लैनेट अर्थ और ये मून है, और फर्ज करें ये सन है। अभी मैं जरूरी नहीं कि उनको टू द स्केल बना रहा हूं, ये मार्स है, ठीक है कि नहीं? इसी तरह जुपिटर है, यूं। अब ये वैसे ही मैं बनाई जा रहा हूं, ठीक है कि नहीं? अब जो प्लेनेट अर्थ है वो हर 1 kg को 9.81 न्यूटन से अट्रैक्ट करती। प्लेनेट अर्थ जो है हर 1 kg को 9.81 न्यूटन से अट्रैक्ट करती। मून जो है हर 1 kg को 1.6 न्यूटन से अट्रैक्ट करता है। मून जो है हर 1 kg को 1.6 न्यूटन से अट्रैक्ट करता है। सन जो है वो हर 1 kg को
अपनी सरफेस पे 276 न्यूटन से अट्रैक्ट करता है। मार्स जो है वो अपने हर 1 kg को अपनी सरफेस पे 3.4 न्यूटन से अट्रैक्ट करता है। जुपिटर अपनी सरफेस पे हर 1 kg को 28 न्यूटन से अट्रैक्ट करता है। इस तरह आप इनकी कंपेयर कर सकते हैं ग्रेविटी कि कौन सा जो इनमें से बॉडी ऐसी है जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उसकी सरफेस पे सबसे ज्यादा है। तो वो आपको पता चला कि वो सन की सबसे ज्यादा ग्रेविटी है। अगर सन एक बर्निंग स्टार ना हो और एक राउंडेड प्लेनेट होता और आप उस पर लैंड करते, तो वहां लैंड करते ही आप उसके साथ चिपक जाते, क्योंकि उसकी जो ग्रेविटी है वो बहुत ज्यादा है, 276 न्यूटन है। उसकी ग्रेविटी क्या है? 276 न्यूटन है। तो और वहां पर फिर वॉक का लफ्ज ना होता इंग्लिश लिटरेचर में, आप कहते हैं सम गेस्ट केम क्रॉलिंग टू आवर होम एंड वी क्रॉल टू स्कूल, ठीक है कि नहीं? वहां पर हाई जंप का रिकॉर्ड जो है वो 1 इंच होता और लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड 1.5 इंच होता। अब आप ये चीज देखें, अब हम ये जो आप जरा कंपैरिजन 1 kg के ऊपर बेस कर रहे हैं, इस चीज को कहते क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसका सिंबल है छोटा जी और इसकी डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट मास। इसका बेटा सिंबल, इसका जो डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट मास। में ज्यादा थोड़ा खूबसूरत करके लिखने की कोशिश करता हूं। फोर्स पर यूनिट मास। आप फर्ज करें कि आपने किसी नए प्लेनेट पर आप लैंड कर गए, अब वहां की ग्रेविटी चेक करना चाहते हैं। आपके पास एक स्प्रिंग बैलेंस है जो फोर्स मेजर करता है। आपने उस स्प्रिंग बैलेंस के साथ, यूं स्प्रिंग बैलेंस है, इस तरह कर लें, आपने 3 kg को लटकाया। आपको पता है 3 वो प्लेनेट की तरफ इस तरफ अट्रैक्ट होगा। फर्ज करेंगे 3 kg है और ये स्प्रिंग बैलेंस जिसको आपने अपने हाथ से पकड़ा हुआ या लटकाया हुआ है वो रीडिंग देता है 48 न्यूटन। आप मुझे बताएं कि उस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? उस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? बेटा उस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है बेटा? जी बता सकते हैं? 48 न्यूटन ओवर 3 kg करें तो कितना आता है बेटा? 16 न्यूटन पर kg। यह आपने कैसे बनाया? F/m से। ये फार्मूला है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का। अगर आप किसी नए प्लेनेट पर आपने जाकर लैंड किया है और वहां मास को आपने लटकाया है और उस मास को उस प्लेनेट ने अट्रैक्ट किया है बाय फोर्स F न्यूटन, तो आप क्या कहते हैं? उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने जो ओ लेवल में फार्मूला पढ़ा था ना, G इज इक्वल टू W/m और देन W इज इक्वल टू mg, वो भी यही था, वो भी यही फार्मूला था। W इज इक्वल टू mg, वो बेसिकली इसी की एक्सटेंशन थी। आप वो फोर्स जिससे प्लेनेट उस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा था उसे वेट ऑफ द बॉडी का नाम दे देते थे। हमारा जो वेट है, आवर वेट, हमारा वेट की क्या डेफिनेशन है? वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट प्लेनेट एक्सर्ट्स ऑन अस। सो वेट इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट is an example of gravitational force. Weight is an example of gravitational force, ठीक है कि नहीं? वेट ग्रेविटेशनल फोर्स की बेटा क्या है? एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये फार्मूला बेसिकली जो W इज इक्वल टू mg है वो यही फार्मूला है जिसमें आप F को थोड़ा जनरलाइज करके लिख रहे हैं और बेसिकली हमारा जो बॉडीज का वेट है प्लेनेट पे वो वही ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। अब आप ये चीज देखें
कि हमारा मास और हमारे वेट में क्या फर्क है, हमारे मास और वेट में क्या फर्क है। ये चीज आपने ओ लेवल में पढ़ी थी। आपको पता है मास की क्या डेफिनेशन है? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, ठीक है कि नहीं। और वेट की क्या बात थी? वेट इज द फोर्स विद विच द प्लैनेट अट्रैक्ट्स अस, वेट इज द फोर्स with which planet attracts us, ठीक है कि नहीं। ये पहला पॉइंट है जनाब, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड। और दूसरी क्या बात है? मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। आपको पता है भैंस का मास ज्यादा होता है बकरी से, तो भैंस का इनर्शिया ज्यादा है। भैंस एकदम मोशन में नहीं आ सकती, मोशन में आ जाए तो एकदम रुक नहीं सकती, जबकि छोटा जानवर हिरन या बकरी जो है, या वो जल्दी से मोशन में आ जाता है और वो जल्दी रुक भी जाता है। तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। और मास जो है वो क्या है? वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और वेट क्या है? वो वेक्टर है। वेट कॉजेज एक्सेलरेशन, कॉजेज और टेंड्स टू कॉज एक्सेलरेशन। वेट हमें जमीन की तरफ गिरा देता है, जमीन की तरफ एक्सेलरेट करा देता है। चौथा पॉइंट ये है कि मास केजी में मेजर होता है, वेट न्यूटन में होता है। पांचवा पॉइंट ये है कि मास कांस्टेंट था हमारा, हमने वो लेवल में पढ़ा था, जबकि वेट डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द प्लेनेट। मास इज कांस्टेंट, वेट डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द प्लेनेट। और आपको पता है कि जो वेट है, वेट इस तरह से एक्ट करता है, प्लेनेट इस तरफ, जब हम इस साइड पर हैं तो प्लेनेट हमें इस तरफ खींचेगा, प्लेनेट की तरफ, और हम दूर जाएंगे तो कम होता जाएगा। एरो की लेंथ छोटे होने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ जहाँ मार्कर की निब है, तो मेरे ऊपर फोर्स प्लेनेट का कम लग रहा है या मेरा वेट कम। अगर मैं इस तरफ हूँ तो मुझे प्लेनेट अपनी तरफ इस साइड पे खींचेगा, और मैं दूर चला जाऊंगा तो प्लेनेट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे ऊपर कम हो जाएगी। अगर मैं यहाँ हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से है, और मैं अगर इधर हूं तो इस तरह से, यूं। अगर मैं यहां हूं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फिर जो जो दूर जाता जाऊं तो कम होती चली जाती। इस तरह से है मेरे ऊपर फोर्स लगेगी अगर मैं प्लेनेट से दूर मूव करूं। यहीं से बेटा जो है आइडियाज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस एस्टेब्लिश होता है। यहीं से क्या एस्टेब्लिश होता है? आइडिया ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस एस्टेब्लिश होता है। आइडिया ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस क्या है, वो भी बात डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हम इसलिए बनाते हैं कि हम पैटर्न को बताना चाह रहे हैं कि पैटर्न किस तरह से ग्रेविटेशन का। ये एरोस बता रहे हैं। अच्छा, सुभान ने ये बात कही है कि क्या हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकती? तो सुभान हम ये कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसी जगह चले गए हैं जहां पर आपके आगे पीछे 4-5 प्लैनेट्स हैं, और आपको चारों प्लैनेट्स की रफली जो अट्रैक्शन है वो कैंसिल कर रही है, तो वहां पर आपको ऑलमोस्ट ग्रेविटी एक्ट आप पर नहीं कर रही। और अगर आप सोलर सिस्टम से बाहर चले जाएं और दो क्या कहते हैं बड़े बड़े सोलर प्लानिटरी सिस्टम्स के बीच में कहीं आ जाएं, तो आप पर ऑलमोस्ट ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर किसी की ग्रेविटी एक्ट भी कर रही होगी तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही होगी। ठीक है कि नहीं? तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आपको ये बात बताती हैं कि यहाँ पर अगर आप किसी बॉडी को रखेंगे तो वो ये पाथ फॉलो करेगा और इस तरफ को एक्सेलरेट करता चला जाएगा। यहाँ रखेंगे तो वो बॉडी ये पाथ फॉलो करती है, प्लेनेट की तरफ गिर जाएगी। ये जो बीच में मैंने दरमियान में गोल चीज बनाई हुई है, ये प्लेनेट है। यहाँ 1 kg को रखेंगे तो वो यूं एक्सेलरेट करके प्लेनेट पे आ जाएगा। यहाँ 1 kg को या किसी mkg को रखेंगे तो वो प्लेनेट की तरफ आ जाएगा। और यहाँ पर किसी mkg को रखेंगे तो वो प्लेनेट की तरफ इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ किसी mkg को रखेंगे तो वो प्लेनेट की तरफ इस तरह से आ जाएगा।
तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस क्या बताती हैं आपको? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आपको ग्रेविटेशनल फील्ड का पैटर्न बताती हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की तरफ अभी हम दोबारा भी आएंगे। अच्छा जी, अभी हमने पढ़ लिया कि जनाब जी, अब जरा देखें इस चैप्टर में एकदम दो चीजें आ गई हैं, एक आ गया है छोटा जी और एक आ गया है कैपिटल जी। इससे थोड़ी कंफ्यूजन डेवलप हो गई। छोटा जी और बड़ा जी, अब एक ही चैप्टर में दो सिंबल आ जाए और दोनों डिफरेंट हो, या तो ना मिसाल के तौर पर कभी आप किसी एक ही क्वांटिटी के लिए उसका कैपिटल भी लिख देते हैं, कभी उसी के लिए छोटा भी आप लिख देते हैं, तो कोई लोग आपको मिसाल के तौर पर बुरा भला नहीं कहते। जिस तरह आपको पता है, आप बाज न्यूमेरिकल्स में छोटे वी से भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर देते हैं, बाज दफा आप कैपिटल वी से भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो इस चैप्टर में दो जी इस्तेमाल हो रहे हैं, एक छोटा जी है वो स्पेसिफिकली छोटा है, और एक कैपिटल जी है जो कि हमेशा कैपिटल जी ही लिखा जाएगा, और दोनों में फर्क है। इन दोनों में क्या क्या फर्क है? सबसे पहली बात यह है कि इसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है कि नहीं, या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब आप देखिए कैपिटल जी क्या है, उसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये नाम है, ये पहले तो उनके नामों का फर्क है। दूसरी इसके बारे में बात यह है कि ये पूरे प्लेनेट और 1 kg का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये किसी पूरे प्लेनेट और 1 kg के दरमियान एग्जिस्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये दो 1 kg हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, इनके दरमियान ये तो सिमिलैरिटी है कि हैं ये दोनों फोर्स ही, दोनों क्या है, फोर्स ही। एक फोर्स जो है एक प्लेनेट और 1 kg के दरमियान है, और एक जो है दो 1 kg प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कैपिटल जी है। अब आप देखें तो कैपिटल जी से ही हमने, आपको याद है, लॉ डेवलप किया था। अगर दो 1 kg हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय अ फोर्स ऑफ जी न्यूटन, तो फिर अगर इधर 1 kg है और इधर 2 kg है और डिस्टेंस अभी भी 1 मीटर ही है, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होगा 2g। और फिर अगर फर्ज करें ये 2 kg है और ये 3 kg है, इनके दरमियान, और डिस्टेंस अभी भी 1 मीटर ही है, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा g इंटू 2 इंटू 3। इसी से हमने रूल बनाया था g इंटू m1 इंटू m2, ठीक है कि नहीं। और फिर हमने कहा था कि डिस्टेंस अगर उनके दरमियान 1 मीटर है तो इसका मास m1 और m2 है, और तो हमने कहा था कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जी m1 m2 है, और डिस्टेंस अगर डबल कर देंगे, 2 मीटर कर देंगे, तो वो इंटेंसिटी फोटॉन ग्रेविटॉन्स की कम हो जाती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय 4 कम हो जाएगी। और डिस्टेंस अगर बढ़ाकर 3 मीटर कर देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जी m1 m2 ओवर 9 हो जाएगा। और फिर उसी चीज को हमने एक्सटेंड किया था कि अगर इनके दरमियान डिस्टेंस r है तो फिर फोर्स जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर, यूं बनाया था। और फिर साथ ही हमने एक नेगेटिव साइन इसलिए पुट कर दिया था कि जब किसी भी प्लेनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से r का वेक्टर यूं बनता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि उसके ऑपोजिट है, इसलिए उसके साथ हमने एक नेगेटिव साइन लगा दिया था। तो ये जनाब उसके साथ एक नेगेटिव साइन हमने इस तरह से कर दिया था। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये माइनस जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर है, और ये क्या कहते हैं, ये अब वही बात हम पढ़ रहे थे जी और कैपिटल जी की। तो हमने पहली चीज तो ये देखी कि ये दोनों हैं तो फोर्स ही हैं, चलो ये शुक्र है। फिर इसके नाम पढ़ा था हमने, इसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और इसका नाम था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है कि नहीं, हमने ये पढ़ा। छोटे जी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये पूरे एक प्लेनेट और 1 kg के दरमियान एग्जिस्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और कैपिटल जी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये दो 1 kg
प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, अब ये चीज देखें कि छोटा जी जो है उसको जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि वो एक प्लैनेट और एक 1 केजी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मगर हम उनके दरमियान कोई डिस्टेंस डिफाइन नहीं कर रहे। इसका मतलब है हम छोटे जी की वैल्यू जो है किसी एक प्लैनेट के लिए भी वो नहीं करेंगे, डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि पता है प्लैनेट अर्थ के लिए छोटे जी की वैल्यू है 9.81 न्यूटन पर केजी एट इट्स सरफेस, और जो ही आप अवे जाएंगे तो वो 9.81 न्यूटन से डिक्रीज करेगी, क्योंकि इसमें आपने डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा। आपने सिर्फ ये कहा है कि छोटा जी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ प्लैनेट एंड 1 केजी। अब 1 केजी अवे जाएगा तो छोटा जी कम होता चला जाएगा। तो प्लैनेट अर्थ की जी की वैल्यू 9.81 है, मगर ये कांस्टेंट नहीं है। जो ही आप प्लैनेट अर्थ से दूर जाएंगे तो ये क्या करती चली जाएगी, ये डिक्रीज होती चली जाएगी। मगर कैपिटल जी में चूंकि हर चीज ही कांस्टेंट है, वो 1 केजी भी कांस्टेंट है, उनके दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर भी कांस्टेंट है, तो फिर उसकी वैल्यू आप आराम से कोट कर देंगे, क्योंकि वो है जी 0.000000667। आप कहेंगे सर आपने इतने जीरो लिख दिए। मैं गिन के लिखता हूँ, पॉइंट के बाद मैंने 5 और 5 10 जीरोस लिखने होते हैं, और फिर 667 लिखना होता है। और जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल उसमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो कैपिटल जी ये चीज बन जाएगी, ठीक है ना। कैपिटल जी की जो जी, ये फिर से बता दें बड़ा जी वाला। मैंने कहा बड़ा जी जो है वो 2 केजी प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैपिटल जी बेटा क्या है, 2 केजी प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और छोटा जी जो है वो पूरे एक प्लेनेट और 1 केजी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और छोटे जी की भी फोर्स है, कैपिटल जी भी एक फोर्स ही है। छोटे जी का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और बड़े जी का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। छोटे जी में डिस्टेंस फिक्स नहीं है, इसलिए छोटा जी किसी एक प्लेनेट के लिए भी आप नहीं कह सकते कि कांस्टेंट है। वो प्लेनेट अर्थ की सरफेस पे उसकी वैल्यू 9.81 है, मगर आप जो जो प्लेनेट अर्थ से दूर जाएंगे तो प्लेनेट अर्थ के लिए जो जी है छोटा जी वो कम होता चला जाएगा। इसी तरह से सन की सरफेस पे छोटे जी की वैल्यू 276 है, और जो जो आप सन से दूर होते जाएंगे छोटे जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। कैपिटल जी की चूंकि हर चीज ही आपने पक्की कांस्टेंट की हुई है, मास भी 1 केजी, मास भी 1 केजी, डिस्टेंस भी 1 मीटर, तो फिर आप कैपिटल जी की जो वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट रखते हैं। 6.67 × 10⁻11 आपने रखी। और फिर अब आ जाते हैं इनके यूनिट्स। तो छोटे जी के जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं, छोटे जी के यूनिट्स हैं न्यूटन पर केजी, और कैपिटल जी के यूनिट्स हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर केजी स्क्वायर। ये इसका न्यूटन पर केजी किधर से आया, क्योंकि छोटा जी आपको पता है F/m के बराबर है, तो ये न्यूटन पर केजी के बराबर है। और जो कैपिटल जी है वो आप F = G m1 m2 ओवर r स्क्वायर, और G = F r² ओवर m1 m2 है। तो G ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर केजी इनटू केजी, ये बन जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर केजी स्क्वायर। ठीक है कि नहीं बेटा, मुझे बताएं आपको कैपिटल जी और छोटे जी का फर्क समझ में आ गया सबको कि नहीं आया। बेटा छोटे जी और कैपिटल जी का फर्क समझ में आ गया सबको कि नहीं, ग्रेट, शाबाश। अब इस पूरी जो चैप्टर है इसमें बार बार छोटा जी और कैपिटल जी चलता रहेगा, आपने उनको फिर ज़हन में रखना है, उनकी गलती नहीं करनी है आपने, ठीक है कि नहीं। तो अब आप लोग ये चीज देखो, हम आगे चलाते हैं अपनी गुफ्तगू को, और आगे चलकर हम बात जो करते हैं वो है कि जनाब हमने चीजें ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस और स्मॉलर मास, अच्छा जी एक्सेलरेशन ठीक है जनाब, एक्शन रिएक्शन बाय नेगेटिव। अच्छा बेटा मेरी बात सुने, ये चीज ध्यान में रखें कि ये एक प्लेनेट है और ये एक और प्लेनेट है या कोई मास है। तो हमने पूछे क्या एज्यूम किया, ये देखें ये डिस्टेंस r है, ठीक है। तो ये जो फार्मूला बनाया है ना F = G m1 m2 ओवर r स्क्वायर, इसमें आप ये एज्यूम करते हैं, कि सारे का सारा मास यहाँ सिचुएटेड है, यानी एक पॉइंट मास है, और ये सारे का सारा मास यहाँ है। तो दैट मीन्स आप वी एज्यूम
that masses are point masses. We assume that masses are point masses. Point masses का मतलब क्या होता है कि इनकी अपनी कोई डायमेंशन नहीं है, ये बड़े सुकड़े हुए हैं, इनकी बड़ी हाई डेंसिटी है। इनकी क्या है? बड़ी हाई डेंसिटी है, जिसका जितना ज्यादा मास है, मास अगर बहुत ज्यादा और साथ हम उसको पॉइंट मास भी कह रहे हैं तो हम उसकी डेंसिटी फिर बहुत ज्यादा ले रहे हैं, इन्फिनिटली हाई डेंसिटी ले रहे हैं। तो वी अज्यूम दैट मासेस आर पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस इसलिए लेते हैं कि फिर ये वाला फार्मूला इजीली अप्लाई हो सकता है। अच्छा देखें, मैं इस पूरे चैप्टर में ये वाला नेगेटिव साइन बार बार नहीं लिखूंगा। मैं अब ये मैं आपको बता दिया एक दफा। अब आगे जब कैलकुलेशंस या और कोई चीज होगी तो हम ये वाला नेगेटिव साइन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है कि नहीं? तो अब आप ये चीज देखो, वी अज्यूम दैट मासेस आर पॉइंट मासेस। तो ये मास इस तरह से आ गया, ये पॉइंट मास यूं आ गया, इस तरह से आप इसको ले लेते हैं। अब आप ये चीज देखो कि कब ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं लगेगा। पूछें क्यों नहीं लगेगा? जब दो मासेस बिल्कुल दो प्लेनेट फर्ज करें ऐसे ऐसे आ गए, अब क्या होगा? अब आप इनके दरमियान ये फार्मूला पूछें क्यों नहीं लगा सकते? अब आप ये फार्मूला इनके दरमियान पूछें क्यों नहीं लगा सकते? उसकी पीछे वजह है। वो वजह ये है, फर्ज करेंगे कोई फौज है, ठीक है ना, आर्मी है, इसमें बहुत सारे लोग खड़े हैं। यहाँ कोई फौज है, उसके पर बहुत सारे लोग हैं, ये उनकी वो हैं सोल्जर्स हैं। ये वाले सोल्जर्स इनके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, जवाब में वो भी इनके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? कभी आपको पता है जब सोल्जर्स बहुत करीब आ जाते हैं, इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों आर्मीज बिल्कुल करीब करीब हो जाती हैं, तो वो फिर पता है क्या करते हैं? फिर वो एक दूसरे के ऊपर फायर नहीं करते, अपनी राइफल से एक दूसरे को मतलब राइफल चबोने की कोशिश करते हैं, राइफल से हिट करते हैं, बिनेट फाइट शुरू हो जाती है और इंडिविजुअल फाइट शुरू हो जाती है। ये सोल्जर इसको मार रहा होगा, ये वाला सोल्जर इसे मार रहा होगा, ये वाला सोल्जर इसे मार रहा होगा। अब ये बात है कि ये वाली बॉडी में अब जब ये दोनों बहुत करीब आ गए हैं तो ये वाला मास इस वाले मास को अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला मास इसको इंडिविजुअली अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला मास इसे इंडिविजुअली अट्रैक्ट कर रहा है, और ये वाला मास इसको अलहदा से अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला मास। इस तरह से फिर ये होगा कि आप इस पूरी बॉडी को एक इंडिविजुअली पॉइंट मास एज्यूम नहीं कर सकते और इसको भी एक पॉइंट मास एज्यूम नहीं कर सकते। तो जब दो प्लैनेट्स एक दूसरे को टच कर रहे हो तो फिर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की कैलकुलेशंस कम से कम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स लगना खत्म हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मगर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना डिफ्यूज हो गया, लफ्ज पे गौर करें, डिफ्यूज हो गया। क्या हो गया? इतना डिफ्यूज हो गया है कि वो क्या कहते हैं, आप उसको जब अप्लाई नहीं कर सकते एज एन इंडिविजुअली, नहीं अब आप अप्लाई, आप इसको पूरी बॉडी को यहाँ एज्यूम नहीं कर सकते। ये अलग-अलग सारे आपस में इंटरेक्शन करना शुरू करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो डिफ्यूजन हो जाती है उसमें, फिर आप कम से कम फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो बड़ा डिफ्यूज हो गया और आपकी कैलकुलेशन से आउट हो गया है उसकी क्या। तो आप जब ये सन, ये अर्थ, इनके दरमियान बहुत बड़ा डिस्टेंस है, इतना बड़ा डिस्टेंस है कि ये अगर इसको हम चलें छोटे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सन का अपना रेडियस है r1 और ये प्लेनेट अर्थ का रेडियस है r2। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ, यूं करके, ये इस तरह से करके बना देते हैं। ये अर्थ, ये और ये जनाब इसका r1 हो गया और ये जनाब इसका r2 हो गया। ये वाला जो r है, दिस इज मच बिगर देन r1 और ये वाला r इससे भी बहुत बड़ा है। तो अब आप इसको सेफली एज्यूम कर सकते हैं पॉइंट मास और इसे सेफली एज्यूम कर सकते हैं पॉइंट मास, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि वाई it is safe to ignore the radii of the planets and the stars while applying gravitational Newton's law of gravitation on them, and it's very safe to assume them as a point mass. तो आप कहेंगे कि the distances between the planets and the star, or the distances between the two planets, is large enough that it is much larger than their own radii and diameter, and we can safely assume them as point masses. तो इस तरह से बेटा ये जो है आप इसको इसको एक पॉइंट मास एज्यूम कर सकते हैं और इसको भी एक पॉइंट मास एज्यूम कर सकते हैं। मगर जब वो दोनों बहुत बड़े बड़े बहुत करीब आ जाएं
तो ग्रेविटेशनल फोर्स उन पे लग जरूर रहा होता है, वो एक दूसरे को ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन उनमें हो रही है, मगर आपकी कैलकुलेशन में नहीं आ सकती। आप इसे एक पॉइंट मास एज्यूम नहीं कर सकते, इसे एक पॉइंट मास यहाँ एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एक जो जर्रा है वो इसे इंडिविजुअली अब अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसे इंडिविजुअली अट्रैक्ट कर रहा है, ये पोर्शन इसे इंडिविजुअली अट्रैक्ट कर रहा है, उसके भी डिफरेंट एटम्स इसके एटम्स को इंडिविजुअली अट्रैक्ट कर रहे हैं। देयर आर सो मैनी स्मॉल फोर्सेस which cannot be calculated precisely, and if they are, if even if you just do calculate them, you can't add them, वो infinite हो जाते हैं। It's like adding infinite small vectorial forces, वो आपके काबू बिल्कुल कैलकुलेशन से आउट हो जाती है चीज। अब आगे चलते हैं, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हमने पढ़ लिया कि वो एक पॉइंट मासेस पे लगता है। हमने अभी शुरू किया था जी के बारे में पढ़ना कि जी क्या है, वो फोर्स ओवर एम के बारे में है, और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर केजी। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं कि जब मैं कहता हूं कि प्लैनेट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 9.81 न्यूटन पर केजी है, इसका ये मतलब है कि प्लैनेट अर्थ जो है हर 1 केजी को 9.81 न्यूटन से अट्रैक्ट करती है, मगर इसका कुछ और मतलब भी है। एक्सेलरेशन एफ ओवर एम के बराबर होती है, तो 9.81 न्यूटन जब 1 केजी पे लगेंगे तो उसको अगर आप प्लैनेट अर्थ की तरफ गिरने देंगे तो उसकी एक्सेलरेशन 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। इस बात से ये बात पता चली कि हर बॉडी प्लैनेट अर्थ की तरफ 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करती, यानी ये प्लैनेट अर्थ है, तो बॉडी प्लैनेट अर्थ की तरफ गिर रही है, तो t इज इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी अगर 0 है तो t इज इक्वल टू 1 पर उसकी स्पीड हो जाएगी 9.81, और t इज इक्वल टू 2 पर उसकी स्पीड होगी 9.81 प्लस 9.81, और t इज इक्वल टू 3 पर उसकी स्पीड होगी 9.81 प्लस 9.81 प्लस 9.81। इस तरह उसकी स्पीड बढ़ेगी एट अ रेट ऑफ 9.81। इस बात से ये पता चला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको भी जी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होती है। इसका मतलब ये है कि सन है, सन अगर हम लेट्स सपोज फॉर अ व्हाइल कि हम सन को एक बर्निंग स्टार नहीं लेते, फिलहाल हम एक उसको बड़ी प्लैनेट समझते हैं, बड़ा बॉडी समझते हैं। सन की सरफेस पे जी की वैल्यू है 276 न्यूटन पर केजी। इसका मतलब ये है कि सन हर 1 केजी को 276 न्यूटन से अट्रैक्ट करता है। अब मेरा मास है 100 केजी, मैं अगर सन पे चला जाऊंगा तो मेरा वेट mg के हिसाब से होगा 100 इंटू 276, ये बनता है 27,600 न्यूटन, और मैं सन के ऊपर जाऊंगा तो मैं सन की सरफेस साथ चिपक जाऊंगा, मैं वहां वॉक नहीं कर सकूंगा। लेकिन इसी बात का 276 न्यूटन पर केजी का एक मतलब ये भी है कि सन की तरफ कोई चीज गिर रही है तो t इज इक्वल टू 0 पर अगर उसकी स्पीड 0 थी, तो जब वो सन की तरफ ऐसे फॉल कर रही थी तो t इज इक्वल टू 1 पर उसकी स्पीड होगी 276 मीटर पर सेकेंड, और फिर t इज इक्वल टू 2 पर उसकी स्पीड होगी 276 प्लस 276, और फिर t इज इक्वल टू 3 पर उसकी स्पीड होगी 276 प्लस 276 प्लस 276 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है ये 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बनती है। ये इतनी इनक्रेडिबली हाई स्पीड है कि जनाब आप वो जो बॉडी है वो प्लेनेट अर्थ की तरफ एक्सेलरेट करते करते इतनी ट्रिमेंडस एक्सेलरेशन से ही मर जाएगी। आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो इतनी ज्यादा ह्यूज ह्यूमंगस एक्सेलरेशन बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आगे चलते हैं, अगली जो बात मैंने आपसे करनी, पता चला, यानी क्या पता चला कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो न्यूमेरिकली सेम है। यानी जिस तरह आप कहें कि जुपिटर जो है वो 28 न्यूटन या 29 न्यूटन पर केजी से किसी 1 केजी को अट्रैक्ट करता है, और साथ ही जुपिटर पे कोई चीज गिर रही हो तो इट इज गोइंग टू एक्सेलरेट एट अ रेट ऑफ 29 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसको उसकी जी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सेलरेशन का एक स्पेशल सिंबल बन गया जी। तो अब आगे चलते हैं, अब मेरी बात सुने, ये कोई प्लेनेट है, मास m है इसका, कैपिटल M, ये इधर एक छोटा सा मास m पड़ा हुआ, और ये फर्ज करें उसकी सरफेस पे पड़ा हुआ है ऐसे। अब जाहिर आपको पता है ये बॉडी बहुत बड़ी होगी, ये बहुत छोटी होगी, टू द स्केल तो ये डायग्राम है नहीं,
और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट रेडियस ऑफ अर्थ के ही बराबर होगा। इसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के ही बराबर होगा। क्यों भला? क्योंकि ये देखें, ये एक प्लेनेट है, ये उसकी सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इनके दरमियान जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट इस डिस्टेंस के बराबर होता है। क्योंकि ये छोटा सा उसका रेडियस आप आराम से इग्नोर कर सकते हैं, विच इज मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ अर्थ। यानी आप कह लें कि आपके पास ये स्फीयर है जिसका रेडियस 1 मीटर है, प्लेनेट अर्थ का रेडियस तो बहुत बड़ा है, वो तो इतना है,